तो स्टार्ट करें सेट से। सेट है क्या? सेट इज डिफाइंड टू बी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये सेट की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके अंदर सेट इज डिफाइंड टू बी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट है क्या? कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का, जिन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? जो वेल डिफाइन होंगे। अब अगर हम सेट और ग्रुप को कंपेयर करें, अगर हम ये कह दें ग्रुप, कोई भी हमने ग्रुप ले लिया जैसे हम लोग हैं, तो क्या हम इसे सेट कहें या नहीं? मीन्स ग्रुप और सेट में डिफरेंस क्या हुआ? ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, क्या हम इसे सेट कहें या नहीं कहें? अगर हम ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को सेट नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे? उसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ है वेल डिफाइन, ये वर्ड ग्रुप और सेट को डिफ्रेंशिएट करता है। ये इसका डिफरेंस बताता है। वेल डिफाइन, वेल डिफाइन का मतलब हो गया कि कोई एलिमेंट ग्रुप में होगा या नहीं, ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। अब जैसे हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात करें तो हो सकता है आपकी नज़र में कोई एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, दूसरा ना हो, पॉसिबिलिटी है और होता भी है। लेकिन अगर हम वॉवल्स की बात करें इंग्लिश में और हम ये कहते हैं ए एक वॉवल है, तो क्या कोई ऐसा पर्सन होगा जो कहे नहीं, ऐसा नहीं है? पॉसिबल है। कितने वॉवल्स होते हैं? 5। ए, ई, ये आपके वॉवल्स होते हैं। अगर हम ये कहते हैं ग्रुप ऑफ वॉवल्स, तो क्या ग्रुप ऑफ वॉवल्स को हम सेट कह दें? अब सेट कहें या नहीं कहें, अब इस डेफिनेशन को ध्यान से आप पढ़ें। कलेक्शन है, एलिमेंट्स का कलेक्शन हो गया। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और वेल डिफाइन है। अब यहां वेल डिफाइन का मतलब, मान लीजिए हमने वॉवल्स का ग्रुप लिया है, तो हमने उसमें कौन से एलिमेंट्स लिए? जो वॉवल्स होंगे। हमने कहा ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब वॉवल्स हैं। आप एग्री हैं? मैंने एक लेटर और ले लिया है जेड। क्या इसे हम सेट में लें या मतलब इसे ग्रुप में काउंट करें या ना करें? क्यों? वॉवल नहीं है। क्यों वॉवल नहीं है? क्योंकि वॉवल की क्या डेफिनेशन है वो हम अच्छी तरह जानते हैं, है ना? तो हमारे को ये क्लियरली पता है कि ये एलिमेंट इस सेट में होगा या नहीं, मीन्स इस ग्रुप में आएगा या नहीं। हमने कहा ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे आपके वॉवल्स हैं। क्यों? क्योंकि जो वॉवल्स की डेफिनेशन है वो हमें क्लियरली पता है, वेल डिफाइन है। और अगर हम जेड को कहते हैं कि वॉवल होगा या नहीं, आप क्या कहते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन जो है वॉवल की, उसके अकॉर्डिंग जेड वॉवल नहीं है। अब एक और एग्जांपल हम लें। इवन नंबर्स आप सब जानते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स जानते हैं क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, हमने ये कहा 3 एक इवन नंबर है, तो क्या आप एग्री हैं? क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? इवन होना। क्या ये इवन है या नहीं? तो हमने क्या चेक करा? क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने कहा है ये इवन नहीं है। क्या ऐसा कोई पर्सन होगा जो मैथ जानता हो कि 3 एक इवन नंबर बताए? कहीं भी, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी जो मैथ को जानता है, क्या वो उस पर एग्री होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो गई? वेल डिफाइंड। तो सेट क्या है?
कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम यहां से वेल डिफाइंड वर्ड को हटा दें तो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पे कुछ भी हो सकता है। डिफरेंस समझ में आ गया। ग्रुप जिसे हम क्लास भी कहते हैं, कलेक्शन भी कहते हैं। अगर इसमें वेल डिफाइंड भी लिया जाए तो ये क्या बनेगा, सेट बनेगा। ठीक है। अब जैसे आप यहां एग्जांपल्स देख रहे हैं, AEIOU 2 4 6 8 10, PQR PRQ, ये सब क्या है, PQR के अरेंजमेंट्स हो गए। 1 3 5 7 9। आप बता सकते हैं जो D है इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसे जो B सेट है इसमें सारे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 सब इवन नंबर्स हैं, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, इवन हो गई। अब अगर आप D को चेक करें, जो सेट D है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑड नंबर हो सकती है, क्या प्राइम नंबर हो सकती है, क्यों, ठीक है, क्या 9 प्राइम नंबर है, नहीं है। अब यहां पर सोचिए कि ऑड होना और प्राइम नंबर दोनों डेफिनेशंस हमें क्लियर है, तो हमने क्लियरली ये कह दिया कि ये हमारा जो सेट बनेगा ये ऑड नंबर्स का बन जाएगा। लेकिन प्राइम नंबर्स अगर हम लेते हैं तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें 1 और 9 नहीं आएंगे। ठीक है। चलिए, इसी तरह से और भी बहुत सारे सेट्स आप बना सकते हैं। सेट ऑफ कंट्रीज का ले लीजिए, सेट ऑफ स्टेट्स ले लीजिए, ये सब क्या होंगे, सेट कहे जाएंगे। ग्रुप होंगे लेकिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वेल डिफाइन होंगे, सारे एलिमेंट्स क्लियरली डिफाइन है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक सेट है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास मेनली दो तरह से आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म्स हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो आपने एग्जांपल्स देखे, एग्जांपल्स A B C D E, ये जितने भी सेट्स हैं ये सब क्या है, रोस्टर फॉर्म में है, जिसे हम लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे वॉवल्स क्या है, AEIOU, तो हमने उन वॉवल्स को यहाँ लिखा है। इवन नंबर्स वो हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है। और जब भी हम सेट रिप्रेजेंट करेंगे सेट के लिए, तो एलिमेंट्स को जब भी लिखा जाएगा कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखा जाएगा। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। और इनको डिस्टिंक्ट बनाने के लिए, अलग अलग बनाने के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए उनके बीच में हम कॉमा यूज करेंगे इन्हें सेपरेट करने के लिए। अब 2 4 9 10 ये भी एक सेट होगा। हम इसे कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी सब कहे जा सकते हैं। ये जो हमने यहाँ सेट लिया है, ठीक है। तो हमने कैसे लिखा इसको, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में लिखा और सेपरेट करने के लिए कॉमा को यूज किया है। ये जो अब आप स्टडी कर रहे हैं, ये सब आप जब कैलकुलेशन करेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप इन्हें ये नहीं कह सकते कि इन्हें छोड़ दीजिए, ज़रूरत के नहीं। ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक सेट बन जाएगा। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे ये सेपरेट करे हैं कॉमा लगा के, जो अलग अलग आप देख रहे हैं 1 2 1 3, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हो गए, इसके मेंबर्स हो गए। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है। और अगर हम कॉमा यहाँ लगा दें 6, तो डिफरेंस नज़र आया, दोनों में डिफरेंस नज़र आ गया। अगर हम कॉमा यूज़ करते हैं तो क्या होगा, और कॉमा यूज़ ना करें तो क्या होगा। इम्पॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे पढ़िए। अब यहाँ पर
इस पार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें भी सेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई, और फर्स्ट सेट ए, इसको देखिए, द सेट ऑफ वॉवल्स इन अल्फाबेट, और यहां पर इसे इस फॉर्म में लिखा गया है। को डिफरेंस नजर आता है? क्या डिफरेंस नजर आया है? हमने इसमें यहां पर सेट के एलिमेंट्स नहीं बताए, बस ये बता दिया कि सेट ए है क्या। इसे हम कभी कभी स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होती है स्टेटमेंट फॉर्म। मीन्स हमने ये बता दिया कि ये हमारा सेट है, उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं ये हमने नहीं बताया, कोई प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया। हमने कहा सेट ए, सेट ऑफ वॉवल्स इन अल्फाबेट, सेट बी, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10। ये फॉर्म भी है एक किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम इस स्टेटमेंट फॉर्म को भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है दिस वन, सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। अब इस सेट के अंदर या इस रिप्रेजेंटेशन में हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, कोई एलिमेंट नहीं लिखा, बल्कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एलिमेंट जिन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हमने वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ मेंशन कर दी। जैसे अब लिखने का तरीका, जैसे इन्होंने ई बी डी ई के लिए लिखा है, अगर हम सेट ए के लिए लिखना चाहें तो किस तरह से लिखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं, देखा है आप लोगों ने, आपकी बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ इसे किस तरह से लिखा जाएगा, नोटेशन फॉर्म में, एक्स सच दैट योर गिवन दैट। एक्स का मतलब एक्स अल्फ़ाबेट नहीं है, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल फॉर्म में। अब हमने आगे इसमें लिखा, हम सेट ए के लिए लिख रहे हैं, एक्स इज ए वॉवल। अभी मुझे इसे लिखने की हैबिट नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, एक हो जाएगा ठीक। एक्स इज ए वॉवल। अब एक्स इज ए वॉवल का मतलब एक्स वॉवल नहीं है, एक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां हमने लिखा कौन कौन से वॉवल्स हैं, तो एक्स क्या हुआ, ए, ई, आई, ओ, यू। यहां पर अब हमने जो एक्स था, जो एक जनरल फॉर्म में हमने एलिमेंट लिया था, वो एलिमेंट कौन कौन से हैं वो लिख दी। यानी कि ये फॉर्म कौन सी बनी, रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या बनी आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या बताया, जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी। इस डी को ध्यान से देखिए, इसमें फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखी गई है। यहां हमसे कहा है सेट डी में 2x - 1 such that x is greater than 0, less than 5 and x is an इंटीजर। यही बात लिखी है। यहां पर आपके पास x के लिए दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, x 0 और 5 के बीच में होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, और x एक इंटीजर भी होगा। और यहां इस प्लेस पर हमने x नहीं लिखा है, हमने डायरेक्ट वो फॉर्म लिख दी है। इसी को अगर हम जैसे अभी हमने लिखा था इसी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, x is equal to 2y - 1 y is greater than 0 less than 5 and y is an integer। क्या इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है? जो बात यहां लिखी हुई है वही हमने दूसरी तरह से यहां लिखी है, दोनों सेम है।
हमसे क्या कहा था, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5 है। हमने यहाँ पर y यूज करा तो ये कंडीशन y के लिए लिख दी। x इज एन इंटीजर तो y एन इंटीजर, बात एक ही लिखी हुई है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो दोनों तरह से आपको दिए जाते हैं, x सच दैट करके भी देते हैं और डायरेक्ट इस फॉर्म में भी दिए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जो d है इसके अंदर अगर हम इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? अगर हम सेट d के लिए लिस्टिंग फॉर्म बनाएं, रोस्टर फॉर्म बनाएं, तो वो फॉर्म जो बनेगी उसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे? बना सकते हैं, कोशिश कीजिए। अब दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ यूज कीजिए, x इंटीजर भी होगा, 0 to 5 भी होगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे आप? 1 से, क्योंकि x एक इंटीजर भी है। तो x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 2x माइनस 1 में तो फर्स्ट वैल्यू क्या मिली? 1। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी x की? 2। नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। x के प्लेस पर 2 पुट कीजिए, 3, 2x माइनस 1, तो x के प्लेस पर आप 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा, 3 पुट कर दीजिए। नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 4 पुट कर दीजिए, 7। नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा? 5। क्या हम 5 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5 ही रहेगा। तो ये हमारे पास सेट D के लिए रोस्टर फॉर्म आ गई। अब एक चीज सोचिए, अगर हम यहां से इस कंडीशन को हटा दें तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम x को इंटीजर ना कहें, हम केवल एक ही प्रॉपर्टी लेते हैं कि x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5 रहेगा, तो इस सेट पर अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, इस प्रॉपर्टी को हटाने पर? डेसिमल, यानी कि सारे रियल नंबर्स आप लेंगे, 0 से बड़े 5 से छोटे सारे रियल नंबर्स आप लेंगे, 0.1, 0.11, 0.2 ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब सेट डी में ये दो प्रॉपर्टीज थी आपके पास, तो उसकी हेल्प से हमने रोस्टर फॉर्म को बना लिया। अब इस सेट के लिए अगर आप रोस्टर फॉर्म बनाएं तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? हमारे पास x जो वैल्यू है, जो x एलिमेंट है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? उसके लिए आपको एक कंडीशन दी हुई है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारी वैल्यूज आप इस सेट में काउंट करेंगे, इस सेट में लिखेंगे, ठीक है। बता सकते हैं कौन कौन सी इसकी वैल्यूज होंगी x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी? वन एंड 2, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं? 1 पुट करके देखिए, यहां पर 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह से अगर हम 2 पुट करें, जीरो, क्या और कोई वैल्यू पॉसिबल है? क्या x की कोई और वैल्यू बता सकते हैं? बताइए। नहीं, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो ही रूट्स होंगे। तो यहां तक ये बातें क्लियर हो गई आपको सभी पॉइंट्स, ठीक है। अब यहां इन्होंने आगे इसी को एक्सप्लेन किया है, सेट बिल्डर फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म और रूल फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। दिस मेथड ऑफ राइटिंग द सेट इज
कॉल्ड प्रॉपर्टी फॉर्म। सिंबल हमने यूज करा सच दैट, ये सिंबल ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चंस करते समय हमारे को इनकी जरूरत पड़ेगी, इसको याद रखना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, द मेंबर ऑफ सेट आर यूजुअली कॉल्ड एलिमेंट्स। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आपने लिखे वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स, उन्हें मेंबर्स भी बोलते हैं। जैसे AEIOU है तो A इज एन एलिमेंट। अब यहां पर सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कैसे लिखा गया है, ये सिंबल ध्यान रखिए। जस्ट वन, A इज एन एलिमेंट, इस बात को हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में A बिलोंग्स इन सेट A। हम इसे लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे A इज एन एलिमेंट, हम इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे A बिलोंग्स इन सेट A। ये जो सिंबल है इज बिलोंग्स टू कहलाएगा और इज एन एलिमेंट ऑफ। A बिलोंग्स इन सेट, जो भी सेट है, सेट यहां पर हमने A लिया है तो सेट A है, A बिलोंग्स इन सेट A और A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिलोंग्स टू A। अब हमने एग्जाम्पल लिया था सेट ऑफ वॉवल्स का, स्टार्टिंग में लिया था, तो हमने कहा था क्या जेड वॉवल है या नहीं? आपने कहा नहीं। इसी बात को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो इसका क्या मतलब है? मान लीजिए सेट ए आपका सेट ऑफ वॉवल्स है, तो क्या ये बात जो लिखी है ये सही है? आप कहोगे नहीं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, A does not belongs in set, A does not belongs in this set। अब जैसे नेचुरल नंबर सेट हम लेते हैं, हम इसे n से डिनोट करते हैं, एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स इन सेट n। ये सिंपल क्लियर है आपको? ठीक है, अब जरा सेकंड पॉइंट आपके पास है नोट्स में, मैं इसे यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां हम बात कर रहे हैं सबसेट की। ध्यान से देखिएगा, सबसेट का मतलब क्या है। हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिए, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गए। हमने एक सेट और लिया, हमने इसे A से डिनोट किया है और इसमें केवल ये 3 एलिमेंट्स लिए। क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या सेट A n का एक पार्ट कहा जा सकता है? कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां सेट थ्योरी में हम ये कहेंगे A is सबसेट ऑफ n, सेट का एक पार्ट, सबसेट। सिंबॉलिक फॉर्म में ये नोटेशन हम यूज करेंगे। कुछ बुक्स में ये सिंबल भी यूज किया हुआ है, सबसेट एंड इक्वल। तो ये दोनों सिंबल्स नोटेशंस यूज किए जाते हैं। आपकी बुक में ये वाला नोटेशन है, ठीक है, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो यहां पर जो सेट A है वो n का ही एक पार्ट है, तो सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट n। ठीक है, हम एक और सेट ले लेते हैं, -1 3 4। क्या ये सेट n का सबसेट होगा? क्यों? माइनस नहीं। तो सबसेट को चेक करने के लिए आप
सभी एलिमेंट्स को चेक करेंगे, क्या सेट के जो सेट जिसको हम सबसेट देख रहे हैं या नहीं है, क्या उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में है या नहीं। अब यहाँ पर 3 और 4 सेट n में है लेकिन -1 नहीं है, तो सेट B n का सबसेट नहीं है। ठीक है, सबसेट होने के लिए सभी एलिमेंट्स का दूसरे सेट में होना ज़रूरी है। अब दूसरा सेट क्या लिया हमने, नेचुरल नंबर से। अगर हम एक सेट कुछ इस तरह से लें, अब यहां पर जो मैंने सेट बनाया है इसमें ध्यान से देखिएगा, एक एलिमेंट 2 बार आया। कभी भी जब भी आप सेट बनाएंगे तो एलिमेंट रिपीट नहीं है। तो हमारे पास जो एलिमेंट 3 है ये केवल एक ही बार लिया जाए, चाहे कितनी बार भी आया। ये जब आप कैलकुलेशन यानी कि जब ऑपरेशंस करेंगे तब आपको ये बात ध्यान रखनी है, सेट ऑपरेशंस में कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। दूसरी बात, जो हमने यहाँ सेट डी में एलिमेंट्स लिखे हैं इनमें कोई ऑर्डर नहीं है। सेट में एलिमेंट होना चाहिए चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो, यानी कि ऑर्डर इररिलेवेंट होता है। आप सेट में एलिमेंट्स को किसी भी प्लेस पर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आप लिखें, किसी भी ऑर्डर में रैंडम वे में आप लिख सकते हैं। एलिमेंट है या नहीं ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो क्या सेट डी सेट एन का सबसेट बनेगा? क्या सेट डी नेचुरल नंबर सेट एन का सबसेट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 0 हमारे सेट एन में नहीं है। क्लियर? तो इसका सेकंड पॉइंट देखिए आप यहां पर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट पी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। यही बात जो भी हमने एग्जाम्पल से सीखी है वही अब हम लैंग्वेज में यहां पढ़ रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट पी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट पी, पी के सारे एलिमेंट्स, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, क्यू के भी एलिमेंट हैं। ये लैंग्वेज क्लियर हो रही है आपको? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट पी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, देन पी इज सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, इसी बात को एक एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये जितनी भी अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अब हमें आगे करनी है, हमारे पास क्वेश्चन इसी फॉर्म में ही आएंगे, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमारे पास एक सेट ए है, हमने चलिए वॉवल्स का सेट ले लिया। और दूसरा सेट हमने अल्फ़ाबेट्स का ले लिया है, ए बी अप टू जेड। क्या ये बात सही है? क्या हम B को A का सबसेट कह सकते हैं? तो अभी जो हमने लैंग्वेज पढ़ी थी, जो लाइन आपने पढ़ी थी, जो डेफिनेशन पढ़ी थी, उसे अगर आप इसको यहाँ देखें तो आपको इजीली ये बात क्लियर हो जाएगी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट Q, यही बात आपने पढ़ी। अब इसी बात को यहाँ अप्लाई करते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A। क्या ये बात ठीक है यहाँ पर? नहीं है। सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में अगर हों तो हम इसे सबसेट कहेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो सेट B इज नॉट सबसेट ऑफ सेट A। But every element of set B is also an element of set B. Every element of set A is also an element of set B. तो A is subset of B. ये बात यहाँ सही। ठीक है, अच्छी तरह से बात क्लियर हो गई आप लोगों को। एक सेट हमारे पास और है C, हम इसे कह रहे हैं
AEIOU, ये सब पॉइंट्स आपको थ्योरी में अभी मिलेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। क्या C और A, अगर आप केवल C और A सेट को देखें तो क्या ये सबसेट होंगे एक दूसरे के या नहीं? मीन्स थोड़ा सा सिंपल कर लें, क्या A C का सबसेट है या नहीं? A is subset of C or not? Subset. A is subset of C, yes or no? सोचिए इस चीज को। इसी तरह से C is subset of A or not? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स आपको सेम दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के नोटेशंस हमने A और C लिए हैं। अगर हम इन्हें A कह देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब कंफ्यूजन आया है। तो जो डेफिनेशन थी उसे एक बार याद कीजिए, क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P आर आल्सो एन एलिमेंट ऑफ Q, यही बात हमने कही थी। अब A और C में इसको अप्लाई करके देखिए, हम क्या चाहते हैं? A इज सबसेट ऑफ C और नॉट, यही हम देखना चाहते हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट C, यस और नो? यही तो कहा हमने। तो क्या A के सारे एलिमेंट्स C में हैं? ओके। अब जरा C के लिए देखिए, क्या C के सारे एलिमेंट सेट A में हैं? है। तो C इज, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो बात अभी आपने कही थी इक्वलिटी की, वही बात यहां आ गई कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। तो इक्वलिटी कब आएगी? जब दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट हो जाए। इसी को हम दूसरे ढंग से ये कह देते हैं कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स, तो हम सेट्स कहेंगे इक्वल सेट्स। ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को जरा एक बार दोबारा देखिएगा। सेकंड पॉइंट क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट, P इज सबसेट ऑफ Q बट P इज नॉट इक्वल टू Q। इस लाइन का क्या मतलब है, अब आपको क्लियर हो रहा है? अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल से यहां पर हमने क्या कहा? A इज सबसेट ऑफ C, A के सारे एलिमेंट C में है, C के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो हमने क्या कहा? इक्वल है। अब डेफिनेशन आपके पास है, देखिए थर्ड पॉइंट को ध्यान से पढ़िए और यहाँ इसको मैं समझाता हूँ। हमने क्या कहा यहाँ पर? P इज सबसेट ऑफ Q बट P इज नॉट इक्वल टू Q, यही बात कही है। चलिए यहाँ A और B को चेक कीजिए, A और B को चेक कीजिए। तो A के सारे एलिमेंट B में हैं, लेकिन B और A इक्वल नहीं है ये बात? हमने यहाँ क्या कहा? P इज सबसेट ऑफ Q बट P इज नॉट इक्वल टू Q, देन P इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा सबसेट और अब हम कह रहे हैं प्रॉपर सबसेट। डिफरेंस क्या हुआ? यहां चेक कीजिए इसको। हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट A और सेट B। तो सेट A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, A इज सबसेट ऑफ B। क्या A और B इक्वल है? इक्वल कब कहोगे? ये बात अब आपको क्लियर है कि जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हो जाएं, सेम एलिमेंट्स हो, या ये कह दीजिए दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, तो हम कहेंगे हमारे दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? A इज सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। बुक में P और Q लिखा हुआ है, तो A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो अब जरा यहां चेक कीजिए, A के सारे एलिमेंट्स B में है, क्या A और B इक्वल है? नहीं है, तो A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। क्लियर हो गई बात?
अब डिफरेंस क्या है इसको ध्यान से समझिएगा, इन सबको हटा रहा हूं। अब प्रॉपर सबसेट और सबसेट, मेन डिफरेंस क्या आएगा? मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स x और y हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें x इज सबसेट ऑफ y और x इज बताओ दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? देखो दोबारा लिख रहा हूं थोड़ा सा प्रॉपर। आपके पास दो यहां बातें लिखी हुई हैं, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है? इसे बहुत ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बात लिखी गई है, लिखी जाएगी सबसेट और प्रॉपर सबसेट। एक्स इज प्रॉपर सबसेट, एक्स इज सबसेट। तो उससे आप क्या पता कर रहे हैं, आपको वो क्या बताना चाह रहे हैं? तो हमने यहाँ लिखा दो आपके पास सेट है एक्स और वाई, दोनों कोई भी सेट्स हो सकते हैं, कोई भी एज्यूम आप कर सकते हैं। हमने कहा एक्स इज सबसेट ऑफ वाई और एक तरफ लिख रहे हैं एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई। तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया है? अच्छा, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई का मतलब ये हुआ कि एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में हैं, ये तो बात क्लियर हो गई। एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, इससे भी यही बात क्लियर हो रही है, यही तो कह रहे हो भाई एक्स वाई का सबसेट है। लेकिन सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इससे हमें क्या पता चल रहा है? यहां जो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, इसका मतलब हम केवल इतना पता कर पा रहे हैं कि एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में हैं। लेकिन वाई के साथ क्या है हमें नहीं पता। क्या वाई के एलिमेंट सारे एलिमेंट एक्स में हैं या नहीं है, ये बात हमें पता नहीं चल रही। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, इस दूसरे की अगर हम बात करें तो ये बात हमें क्लियरली पता चल रही है कि x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ कि x के सारे एलिमेंट्स y में हैं और x और y इक्वल भी नहीं। ये इंफॉर्मेशन मिली अब आपको, दोनों में डिफरेंस नजर आया। अगर हम केवल ये कह दें x इज सबसेट ऑफ y तो हमें वन साइडेड बात पता चली कि x के सारे एलिमेंट्स y में हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y, तो इससे हमें दो बातें पता चल रही हैं। पहली, x के सारे एलिमेंट्स y में हैं, दूसरी x और y इक्वल भी नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या मेन डिफरेंस है, ये बात अब आपको यहां समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए अब आप यहां पर। थर्ड पॉइंट क्लियर है आप सबको। अब नेक्स्ट है दिस वन, यहां एक सिंबल बनाया हुआ है। इस सिंबल को देखिए क्या कहेंगे। ये सिंबल है इस तरह से, इसे हम कहते हैं फाई। यहां ये जो सिंबल है ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे हम कहते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसके अंदर हम कोई एलिमेंट नहीं रखेंगे, ये खाली रहेगा। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं या इस तरह से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, x इज सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज ए नेचुरल नंबर। तो आप बता सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी। ये फॉर्म रोस्टर फॉर्म है, ये तो अब आपको याद आ गया। x कोई एलिमेंट है, x स्क्वायर प्लस 1 0 होगा और x एक नेचुरल नंबर भी होगा। तो वो x की वैल्यू क्या हो सकती है जो नेचुरल नंबर भी हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे। कोई भी नहीं हो सकती, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट या
इसे हम कह देंगे नल सेट। ठीक है, ये हमारा कहलाता है नल सेट। नल सेट का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। याद रखिएगा ये टर्म। क्लियर? अब अभी हमने सबसेट पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आगे हम एक जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां इसको यूज करेंगे। फाई नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेट ए हमने कोई भी मान लिया, बी मान लीजिए, एक्स ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो नल सेट हर एक सेट का सबसेट होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। अच्छा, इस उन्होंने यहाँ प्रॉपर सबसेट की बात कही है, तो बात वही है सबसेट की। ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, फाई इज नॉट प्रॉपर सबसेट। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई हर एक सेट का सबसेट होगा, क्योंकि फाई एक नल सेट है, तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट माना जाएगा। तो फाई हैज नो प्रॉपर सबसेट, यानी कि हम इस फाई के लिए कोई प्रॉपर सबसेट सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एम्प्टी है, कोई एलिमेंट ही नहीं। ये बात भी ध्यान रखिएगा, आगे हो सकता है अभी हमें नोट्स में मिलेगी कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ देखिए, दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस वन। ये जो सेट है हमारे पास जिसमें एक ही एलिमेंट है 3, इज सबसेट ऑफ दिस है। क्लियर है ये बात? ऐसा है या नहीं? ये बात क्लियर है? बट this set is not subset of 2, 3, 5. क्यों? क्लियर? क्योंकि हमारे सेट में दो एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, और जिस सेट से हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें 1 नहीं है, तो दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस वन। ठीक है? क्या ये बात यहां जो लिखी है सही है या नहीं? चेक कीजिए दिस वन। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, स्पेशली जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब ये दिक्कत आएगी। दो तरह से लिख रहे हैं, जरा सोचिए इसको। ये 3 है, ये 2 है, 3, 2, 5। अब बताइए इसमें से क्या सही होना चाहिए? दिस वन। क्यों? बिल्कुल, जब भी आप इस सिंबल को यूज करेंगे, इस सिंबल के लेफ्ट साइड में एलिमेंट होगा और इसके राइट साइड में सेट होगा। और जब आप सबसेट, प्रॉपर सबसेट को लेंगे तो इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही सेट हैं। ठीक है? अगर हम इस बात को इस फॉर्म में लिखें तो ये बात सही है, लेकिन अगर हम कर्ली ब्रेसेस हटा दें यहां से, केवल एक एलिमेंट लिखें, तो ये सही नहीं है। क्या फाई इस सेट का सबसेट होगा? और अगर हम इसे इस तरह से कर दें तो ये गलत है, क्योंकि फाई एक सेट है। ठीक है? ये सब ध्यान रखिएगा, ये सिंबॉलिक फॉर्म्स हैं। क्वेश्चंस को करते समय इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी। क्या ये बात सही है? चेक कीजिए आप लोग। क्या ये अब सही है? चेक कीजिए दोनों को। जो आपने अभी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग इन्हें चेक कीजिए,
क्या ये दोनों सही लिखा है, बातें सही लिखी हैं या इसमें कुछ गलती है? दोनों सही हैं, क्योंकि फाई अब यहाँ पर आप चेक करें एलिमेंट है, ये अपने आप में सेट है, लेकिन इस सेट के लिए अब ये एक एलिमेंट बन गया और यहाँ पर ये एक सेट की फॉर्म में है। और हमने कहा है नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़िए। तो ये इलस्ट्रेशन ये क्लियर हो गया आपको? दिस वन देखिए, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज नल और वॉइड सेट, जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? अब हम गिवन सेट के लिए सबसेट्स बनाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा। उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक में आप देखिएगा, बुक में आपके पास है, बता रहे हैं आपको कहाँ लिखा हुआ है। ये वाला पार्ट, इसे ध्यान से पढ़िएगा बुक से, इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। A set containing n elements has 2 raised to the power n subsets. देखिए, हमारे पास सेट A है और हमारे पास इसमें 2 एलिमेंट्स, ठीक है? तो सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, A गिवन सेट। तो n A का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो हमारे सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं। तो n A का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो देयर आर 2 एलिमेंट्स इन गिवन सेट A। अब हम इस सेट के सबसेट्स बनाएंगे। आपने देखिए पढ़ेंगे आप, इसमें लिखा है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आर 2 रेज़्ड टू द पावर n। देखो लिखा हुआ है आपके पास, यहां इस लाइन को पढ़िए, इसे एक्सप्लेन करते हैं। दिस सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स n elements has 2 raised to the power n subsets. For example, a set has 3 elements, 2 raised to the power 3, 8 subsets. और प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? 2 raised to the power n minus 1। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे कहेंगे कि एक सेट है, हमारे इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट व्हेन सेट A हैज 5 एलिमेंट्स। एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है? तो कैसे काउंट करेंगे? 2 पावर n माइनस 1। क्लियर? थियोरेटिकली ये बात अब हमें पता है। अब इसे करके देखते हैं एग्जाम्पल से, ध्यान से समझिएगा अब इस चीज को। तो हमारे पास सेट A है, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो कितने सबसेट्स होने चाहिए? 4। टू रेज़्ड टू द पावर n होंगे। अब n कितना है हमारे पास? 2, क्योंकि सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं। 4 सबसेट्स होने चाहिए, ठीक है? और प्रॉपर सबसेट्स कितने आने चाहिए? 3। पहले हम सबसेट्स की बात करते हैं, क्योंकि इन सबसेट से हमारे पास एक नया सेट आएगा जिसे हम कहेंगे पावर सेट। तो सबसेट्स जब भी आप बनाएंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बनाइएगा, रैंडम नहीं। सबसे पहले नल सेट, क्यों? नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आप बनाएंगे सिंगलटन सेट, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था। सिंगलटन सेट,
सिंगलटन सेट का मतलब जिस सेट में केवल एक एलिमेंट हो उसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। तो अब हम बनाएंगे सिंगलटन सेट। तो कौन कौन से सिंगल सेट्स बन सकते हैं? जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिंगल ले लीजिए। तो जितने सेट्स बनेंगे ये सब सिंगलटन सेट्स हैं। तो अब आपके पास नल सेट आ गया, सिंगलटन सेट्स आ गए। अब आप 2 एलिमेंट्स को लीजिए और सेट बनाइए। तो कितने सेट्स बन सकते हैं? केवल एक। टोटल कितने हमारे पास अब सबसेट्स आ गए यहां पर? 4। यही बात हमने कही थी, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट कितने बन जाएंगे? 3। क्योंकि क्या हम 1 और 2 को, जो हमारे पास लास्ट है, क्या हम इसको प्रॉपर सबसेट कह पाएंगे? प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन याद कीजिए, क्या थी? याद है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट P आर इन Q बट दे आर नॉट इक्वल। P के सारे एलिमेंट सेट Q में हैं मगर दोनों इक्वल नहीं हैं, देन P इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सबसेट तो हैं मगर इक्वल भी हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट तो नहीं बनेगा। तो प्रॉपर सबसेट कितने रह गए अब आपके पास? ठीक है। अगर अब आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स बनाए जाएंगे? कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? ये हमारे पास सेट है। अब इस सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे? 1, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं 3। इसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। आप भी कुछ चीजें नोट करते रहिए, हो सकता है बुक में कहीं आगे पीछे दी गई और पहले यूज की गई हो, तो इन्हें नोट कर लिया करें। इसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। एलिमेंट्स इन सेट, गिवन सेट, जैसे सेट ए है, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3। कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे? 8। 2 पावर 3, 2 पावर n, n कितना हुआ? 3। तो देयर आर 8 possible subsets and 7 proper subsets. Null set, singleton sets, पहले हम सिंगलटन सेट्स बना लेते हैं। अब क्या बनाएंगे? 2 एलिमेंट्स के लिए। अब 3 एलिमेंट्स के लिए क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? टोटल 8 सबसेट्स हो गए हमारे पास। 8 सबसेट्स हैं, ठीक है। ये बात यहां क्लियर हो गई आपको। अब अगर हम इन सबको एक सेट में लिख दें तो ये जो सेट बनेगा, इस सेट को हम कहेंगे पावर सेट। पावर सेट ऑफ सेट ए। सिंबॉलिक फॉर्म में जनरली हम इसको इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सेट ऑफ सेट ए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट। जो सेट है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सबको एक सेट में कन्वर्ट कर दीजिए, सेट में लिख दीजिए। तो ये आपका बनेगा पावर सेट। अब बुक को पढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास, चेक कीजिए इसको। यहाँ पर पावर सेट प्रॉपर सबसेट लिखे हैं और यहाँ पर आपके सबसेट्स आ गए, काउंट कर लिया, और यहाँ इसके प्रॉपर सबसेट्स आ गए, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सेट्स। नेक्स्ट पार्ट पढ़िए इसका। नेक्स्ट, सपोज वी हैव 2 सेट्स A एंड B
द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट्स रिटन एज, ये सिंबल ध्यान रखिए, ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर ए एंड आल्सो इन बी, मीन्स सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स. सेट ए एलिमेंट्स 1 to 3, set B elements तो A इंटरसेक्शन B सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो आपके दोनों सेट्स में होंगे. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2, 3. ये हमारा कहलाएगा इंटरसेक्शन, और इसे हम कहते हैं यूनियन. यूनियन मीन्स कंबाइन कर दीजिए विदाउट रिपीटिशन. ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट ए यूनियन बी सेट में लिख दीजिए, लेकिन दो बातें ध्यान रखिए, कोई एलिमेंट काउंटिंग में छूटेगा नहीं और रिपीट नहीं. तो 1, 2, 3, 9, ये हो गया यूनियन ऑफ टू सेट्स, और दिस वन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ठीक है. बता सकते हैं कौन सा सेट आएगा? 5 यूनियन ए. कौन सा, क्या सेट आएगा? 5 और ए. सोचिए इस चीज को, नल सेट है और एक सेट ए है, दोनों का हमने यूनियन लिया है, तो हमें कौन सा सेट मिलना चाहिए? यानी कि सेट ए, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन है यूनियन. यूनियन का मतलब है दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स ले आइए. तो नल सेट तो खाली है, उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं. हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट सेट ए में हैं. ठीक है. तो हमारे पास पूरा सेट ए आ जाएगा. क्लियर. और अगर हम 5 इंटरसेक्शन ए लेंगे तो अब यहाँ ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स. तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में है? तो अब यहाँ पर नल सेट तो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट लोगे इसमें से? 5 में से कुछ भी नहीं आने का, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं बनेगा. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? नल सेट. ठीक है. तो ये बात यहाँ क्लियर है आप सबको? बताएं कोई दिक्कत इस पूरे पार्ट में? बल्कि ये सारा ही ले लेते हैं, ये पूरा पार्ट एक साथ आ गया है हमारे पास. यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंगलटन सेट, आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिंगलटन सेट. देखो, फिर इक्वल सेट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब रिमार्क्स में वही बात लिखी है जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी. एलिमेंट ऑफ सेट में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को लिख सकते हैं. 1 2 3 लिखना जरूरी नहीं है, 1 3 2 लिख दीजिए, 2 1 3 लिख दीजिए. किसी भी ऑर्डर में आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, रिपीटिशन इज मीनिंगलेस. यही बात हमने कही थी. अब एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए. शो दैट 5 सिंगलटन सेट एंड 0 आर ऑल डिफरेंट. अब 5 क्या है? नल सेट है, एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है. ये एक सेट है लेकिन ये नल सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट 0 है. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पर ही, क्या ये नल सेट है या नहीं?
इसे हम ए से डिनोट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है क्या ये नल सेट है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ये नल सेट नहीं होगा क्योंकि हम जब भी सेट की बात करेंगे तो आउटर कर्ली ब्रेसेस लेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसी सेट को हम कुछ इस वे में भी लिख सकते हैं, हो सकता है कहीं क्वेश्चन आए हमारे सामने। तो यहां पर जो हम सेट की बात कर रहे हैं वो इन दो कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास जो सेट ए है, अगर हम ए ना भी लिखें तो भी ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट है 5। तो यहां 5 एक एलिमेंट है। तो यहां पर 5 एक सेट हो गया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ये भी एक सेट है मगर ये एम्प्टी नहीं है, और 0 एक एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। यहां तक ये बात क्लियर है अब आपको? तो इतना ही रखें अभी, यहां तक का कल आप एक बार रिवाइज कर लेंगे सभी लोग, पक्का?